हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। अभी आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने क्लास 6 का पार्ट 1 करा था, जिसमें था हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में हमने उसमें सारी चीज़ें पढ़ी थी। पृथ्वी कहाँ पर है, जैसे सौरमंडल में स्टैंड करती है, तो सौरमंडल क्या होता है, उल्कापिंड क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाह्य ग्रह क्या होते हैं, ठीक है। और इस नीला ग्रह किसे कहा जाता है, अर्थ की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, किसके कितने चंद्रमा है। तो वो सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 में डिस्कस करी थी, जो कि हमारे ईवीएस के पार्ट्स के रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि देखो, जो हमारा केवीएस पीआरटी का एग्जाम है उसमें सीधा सीधा बोला गया है कि जो पेपर है वो 3rd to 5th मतलब एनसीईआरटी में से आने वाला है, ऑब्वियसली 1st to 5th में। लेकिन उसका जो बेस रहेगा ना वो 12th तक रहने वाला है। ये सारी लाइन आपने भी पढ़ी होगी। तो जो 6th क्लास की बुक है उसका नाम ही है हमारी पृथ्वी। तो एज अ टीचर और एज अ वुड बी टीचर, तो जिस के टीचर हम बनने वाले हैं, मीन जिस क्लास को हम पढ़ने वाले हैं, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। बट सबसे पहले ये चीज़ क्या है कि जो एज अ वुड बी टीचर हमको वो तो चीज़ पता होनी चाहिए ना कि हम कहाँ पर रहते हैं, जिस चीज़ पर हम पृथ्वी पर रहते हैं उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे क्या नहीं। और ये हमारा 5th क्लास तक का सिलेबस में ही आता है। भले ही 6th क्लास की बुक में दे रखा है, बट यस ये 5th में भी जब आप तैयारी करते हो मेधावी एंड ऑल की, तब भी बच्चों को ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। बाकी जो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स हैं और सब कुछ वो 5th तक ही एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं वहाँ तक। और उसके आगे अगर आपको करना है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कर रहे हैं। बट कहाँ तक एनसीईआरटी आपको पढ़नी है ईवीएस के लिए, ये डेफिनेटली आपकी चॉइस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब एवं अक्षांश क्या होता है, देशांतर, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर क्या होता है, ये वैसे आप सबको हम सबको पता ही होता है, बट डेफिनेटली हम पढ़ रहे हैं तो फिर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा। तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले कि हमारे खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जो कि रात में चमकते हैं, और जो जिनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होता है वो तारे कहलाते हैं। जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता उसको हम ग्रह कहते हैं। तो ग्रह हमारे 8 होते हैं। तो मैं बुध सूर्य से दूरी पर बताती हूँ। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं बुध से क्रम की दृष्टि में, सन से दूरी की दृष्टि में। फिर जो जब जितना पास होता है उसको सबसे कम समय लगता है उसका चक्कर लगाने में, यानी सबसे कम दिन लगते हैं बुध को 88 दिन, और सबसे ज़्यादा दिन लगते हैं जो सबसे लास्ट में यानी नेपच्यून, तो उसका 196 ईयर्स थे, ठीक है, 196 साल, और बुध का सिर्फ दिन था। तो ये हमने पढ़ा। पृथ्वी को आपको पता है कि टोटल चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद सौर मंडल क्या होता है, नक्षत्र मंडल क्या होता है, ब्रह्मांड, आकाशगंगा, मंदाकिनी, सारी चीज़ें मीन्स हमने डिस्कस करी थी। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली पहले उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसी के बाद उसमें बहुत अच्छा आपका बेस बन जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट वीडियो देखोगे ना तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और डेफिनेटली मैं आपको ट्राई करूँगी कि मैं अपना 100% दूँ, आपको अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा पाऊँ और अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। और ये जो चैप्टर है डेफिनेटली हमारा इस वजह से भी बहुत यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि जो लास्ट जिसने भी केवीएस का एग्जाम दिया होगा 2019 वाला, वो बता सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन सीधा सीधा इसी चैप्टर में से आया था, ठीक है। तो हम ये कह नहीं सकते कि चांसेस नहीं है पेपर में आने से, डेफिनेटली आ सकता है। और वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि क्या था, बट उससे पहले भी हम स्टार्ट करते हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो वैसे ये तो सबको ही पता होता है। देखो, ये अगर हमारी पृथ्वी है, हम मान करके चलते हैं हमारी पृथ्वी है, तो अक्ष अक्ष होता है। जैसे आपको पता है ना, हम ग्राफ में अक्ष करते हैं, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, एक्सिस जो बोलते हैं ना अक्ष, वो एक्स होता है, और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, एक्स वाई करते हैं ना। तो ऐसे ही हमने ना पृथ्वी को अक्ष में बांट कर दिया है, अक्ष में बांटा हुआ है। तो ये क्या है, पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है, पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है उसको हम अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी पृथ्वी बनी हुई है ग्लोब के अंदर, ठीक है। तो इसका अक्ष क्या है, मान लो ये इस तरीके से डिवाइड होनी चाहिए, जैसे बीचों बीच में मूल बिंदु होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो इसका अक्षांश क्या है, एक अक्ष मान करके चलते हैं कि पृथ्वी के अंदर ना ये काल्पनिक है, ठीक है। ये ऐसा रियल में पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नहीं है। हमने अपने आप को सुविधा देने के लिए, या कह लो कि अपने आप की थोड़ी सी कैलकुलेशन बचाने के लिए या दिमाग बचाने के लिए, हमने इसको अक्ष में डिवाइड कर दिया। तो ये एक रेखा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हमारी मैथ्स में होता है। तो अभी फिलहाल वाई एक्सिस को हटा देते हैं, हम अपना एक्स एक्सिस रखते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ये है हमारी। तो इसमें क्या है, पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है, मतलब एक एक्सिस है, तो ये एक्सिस है ना, जैसे सीधा जा रहा है, बट ये सीधा ना होकर के ना थोड़ा सा टेढ़ा है, मीन्स थोड़ा सा झुका हुआ है। ये एक्सिस जैसे हमारा सीधा होता है, बट हम यहाँ पे सीधा नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा झुका हुआ मानेंगे कि ऐसे झुका हुआ है, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरीके से एक तो गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। सेकेंड चीज़, जो पृथ्वी झुकी हुई है ना वो 23.5 डिग्री तथा 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री क्यों बोल रही हूँ, देखो
अगर कोई भी चीज़ सीधी होती है तो वो इस तरीके से होती है, जैसे अभी आप यहाँ पे दे पा रहे हो। पर रियल में क्या है, पृथ्वी ऐसी नहीं है। पृथ्वी इस तरीके, मतलब अब मैं यहाँ पे कैसे आपको दिखाऊं, क्योंकि 3D मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं आपको दिखा पाती। बट आप चाहो तो यूट्यूब पर या गूगल करके देख लेना। पृथ्वी को कह लो कि पृथ्वी देखो ऊपर से चपटी है, और यहाँ पे इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो पृथ्वी मीन्स यहाँ से ना थोड़ी सी झुकी पड़ी है। अगर कोई पृथ्वी ऊपर से झुकेगी तो डेफिनेटली वो नीचे से भी झुक जाएगी। तो पृथ्वी पूरी तरीके से एक तो गोल नहीं है, चपटी है। और वो जो उसका झुकना हुआ बना हुआ है ना, वो कितना है कि जो हमारी पृथ्वी है 23.5 डिग्री तथा 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो ऊपर से वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बट आप जब उसको नीचे लेकर के जाओगे उसका इफेक्ट कितना हो जाता है, 66.5 डिग्री का। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद है विषुवत व्रत। विषुवत व्रत क्या होता है? विषुवत व्रत या विषुवत लाइन भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के लिए हमने ना इसको बीचों बीच में लाइन को काट दिया। ठीक है, बीचों बीच लाइन में काट दिया तो क्या है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा व्रत कहलाता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये विषुवत व्रत है, दोनों तरफ से इसको बांट रहा है। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो देखो ये जो लाइन हमने काटा है, तो इसके बाद इधर और इधर बराबर है, तो ये क्या हमारे विषुवत व्रत है। एक तो ये वाला और ये वाला, ये विषुवत व्रत है। वैसे ये अर्धव्रत है, ठीक है, बट हम इसको विषुवत व्रत बोलते हैं। अभी अर्धव्रत इसको नहीं बोलेंगे, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी अर्धव्रत क्यों नहीं बोलेंगे, हम इसको विषुवत व्रत बोलेंगे। फिर होता है, अभी और भी इसके बारे में चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, विषुवत क्या होती है, हम ये जो हमारी ये लाइन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारी अक्षांश और जो हमारी देशांतर होती हैं उसे हम डिग्री में नापते हैं, नापते नहीं है, सॉरी मापते हैं। किस में मापते हैं? डिग्री में। तो ये हमेशा हमारी 0 डिग्री की लाइन होती है, और इसे विषुवत रेखा भी बोला जाता है। क्यों? ये या भूमध्य रेखा, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा अक्षांश, लैटिट्यूड। तो इसको याद कैसे रखोगे, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने बताया लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था 2019 में। सेकंड चीज़, मुझसे मेरे जो इंटरव्यू हुआ था KVS का, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, और इनकी हिंदी भी पूछी थी तो पता थी, अक्षांश देशांतर बता दी थी। और इनको बोला था कि आप बच्चों को कैसे बताओगे, हमें तो पता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, बच्चों को कैसे बताओगे। तो वही मैं आपके सामने बताती हूँ। जैसे कि ये है अक्षांश रेखा है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड, लेटी से आपको क्या आता है, लेटीट्यूड, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई। तो यानी जो लाइन्स लेटी हुई होती हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी अक्षांश रेखा है या लैटिट्यूड। देखो ये लेटी हुई है, मैंने लिटा दिया, ऐसे ही तो लेटोगे ना, जब भी आप लेटोगे तो इस तरीके से लेटोगे, ये रहा। तो ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये ना समांतर व्रत में सभी, मतलब विषुवत सबसे ध्रुवों तक होती हैं। ठीक है, विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर व्रत। ये जो पैराग्राफ कह रहा है मैं इसको भी समझाऊंगी, थोड़ा सा टिपिकल है, बट मैं ट्राई करूंगी कि आपको इजी वर्ड्स में मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले भी आगे बढ़ते हैं, यहीं पे बताती हूँ मैं आपको। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो हमने इसको बांट दिया, हम इसको देखो अक्षांश कर रहे हैं, अक्षांश कर रहे हैं, अक्षांश हमने बना दी। तो ऐसा नहीं है ये आगे आगे रहता है, ये सेम चीज़ ना पीछे भी रहती है। पृथ्वी के जैसे हम बना रहे हैं तो ये आगे से लेकर के ऐसे पीछे घूम करके आएगा ना, पीछे भी तो हम बांटेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर हम इसको सिर्फ सामने से इफेक्ट देखें, सिर्फ सामने से अगर हम अपने अक्षांश को बांट रहे हैं तो ये हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ी सी पृथ्वी चपटी है तो इस तरीके से दिखाई देता है। तो अब ये क्या कह रहा है, विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर व्रत होते हैं। तो देखो ये एक के ऊपर, अगर आप यहाँ पे भी ये जो चित्र मैंने बना रखा है अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये व्रत देखो एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ रहा है, ये ऐसे 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 कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, है ना, आप भी देख रहे हो। तो ये क्या होते हैं, ये सारे व्रत एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ये व्रत समांतर होते हैं, क्योंकि देख रहे हो ना सारे बन रहे हैं, ये एक दूसरे के समांतर होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो इनके बीच का ये गैप है ना, ये गैप, इनकी दूरी बराबर रहती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर रहती है, आप देख रहे हो ये बराबर रहती हैं। भले ही इनका जो साइज है ना, देखो ये छोटा होता चला जाएगा, ये देखो कितना छोटा है, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये बड़ा हुआ। तो आप क्या करोगे, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे ना, मीन्स मध्य वाली लाइन से आप ध्रुवों की तरफ जाओगे ऊपर, तो इनका जो आकार है, इनका जो आकार है, तो ठीक है, जैसे जो हमारा अक्षांश होता है तो इनके बीच की जो दूरी होती है ना, ये दूरी हमेशा बराबर रहती है, लेकिन इनका जो आकार है ना वो बड़ा होता जाता है। अगर हम देखो बीच वाली लाइन से यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो देखो ये जो आकार है ना वो अपने आप ही बड़ा होता रहेगा। ठीक है, देखो कैसे वर्क करता है ये, अगर आप इस चित्र में देखें तो ये जो है ना इनके बीच की दूरी ये बराबर रहेगी, देखो ये बराबर है, लेकिन इसका आकार जो है छोटा होता चला जाएगा। ये देखो नीचे से ऊपर आओगे तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा, पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो देखो ये बड़ा है, फिर ये उससे छोटा आएगा, फिर ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा।
तो इसलिए कहा जाता है कि विषुवत रेखा से जब आप ध्रुवों की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो इनका आकार छोटा होता जाता है, लेकिन इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी जब हम आएंगे तो डेफिनेटली अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, मीन्स इसको पढ़ेंगे। और मैं इतना ज़्यादा पास से इसलिए बता रही हूँ इस बार ताकि आपको दिख जाए। शायद लास्ट वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था सही से, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे इस बार बता रही हूँ। पहली बात देखो, इंडिया को ना 3 जोन में बांट रखा है। पृथ्वी को, इंडिया को ही क्यों, पृथ्वी को कह लो, पृथ्वी के ताप कटिबंध इसको बोलते हैं। तो ताप कटिबंध जो हमारे बनते हैं ना, ये हमारी बीच में ये जो अक्षांश रेखा होती है ना, ये अक्षांश रेखाओं से ही बनते हैं। आप भी सोचोगे अभी तो हम अक्षांश देशांतर बन रहे हैं और एकदम से ये टॉपिक कहाँ से आ गया। तो ये टॉपिक हम यहाँ से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इनसे ही बनते हैं, अक्षांश रेखाओं से ही बनते हैं, आप देख सकते हो। तो हम पृथ्वी को 3 में बांटते हैं, उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में और शीत कटिबंध में, ठीक है। तो ये वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी हम एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसको ही देखें डायग्राम को अच्छे से, तो ये देखो, ये आपकी पृथ्वी है, बीच में आपका ये विषुवत रेखा है या मध्य रेखा, इसको काटा गया है, ठीक है। फिर आपको ये पता है कि यहाँ पे 23.5 डिग्री पर अगर आप देखो तो ये 23.5 डिग्री पर हमारी कर्क रेखा होती है ना, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री पर नीचे की तरफ, मतलब 23.5 उत्तर में होती है हमारी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है हमारी मकर रेखा। ये जो आप देख रहे हो ये कर्क रेखा है और ये जो नीचे आप देख रहे हो मकर रेखा। तो ये जो शीत कटिबंध होते हैं, ये जो इनके बीच का गैप है ना, ये गैप, फिर यहाँ पे ये हमारी होती है दक्षिणी गोलार्ध रेखा, ये होती है उत्तरी गोलार्ध रेखा, फिर ये वाला जो एरिया पड़ता है बीच का। तो यहाँ पर हमारे ये जो ताप कटिबंध है ना, इन्हीं को नाप करके बनते हैं, इन्हीं को मेजर करके बनते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, बट मैं डेफिनेटली एक बार और आपको बता देती हूँ। जैसे ये जो हमारी बीच वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो यहाँ पे क्या होता है, सन मान लो इस स्थिति में है, सन यहाँ पर रहता है, तो सन सारे टाइम ना यहाँ पे चमकता रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे चमकता है। देखो सन का प्रकाश यहाँ पे सीधा आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा सन का प्रकाश जाएगा, यहाँ पे भी, लेकिन ये जो पूरा एरिया है ना पर्टिकुलरली, यहाँ पे सन का प्रकाश सीधा आएगा। तो ये एरिया ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसको टॉरिड जोन बोला जाता है इंग्लिश में। उष्ण क्षेत्र को उष्ण क्षेत्र या टॉरिड जोन हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सूर्य पूरे टाइम पे चमकता रहता है, इसलिए ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका। कर्क व मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर प्रतीत होता है। सर्वाधिक ऊष्मा की प्राप्ति, मीन्स सर यहाँ पर, सन तो यहाँ पर पूरे टाइम रह ही रहे, पूरे वर्ष में जो कर्क और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे सर हमेशा सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है और सबसे ज़्यादा ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ वाले जो एरिया होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तभी मोदी ने और ये सब लोगों ने, सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर योजना स्टार्ट करी कि जहाँ पे सन का इतना प्रकाश है, क्यों ना सोलर पैनल लगा करके या सोलर लाइट का यूज़ करी जाए। तो ये है हमारा कर्क रेखा, ये है हमारी मकर रेखा, इसके बीच का एरिया होता है हमारा टॉरिड जोन, ठीक है। इसके बाद आते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब है कि देखो, शीत जमा उष्ण, शीत यानी ठंडा और उष्ण यानी गर्म, तो यानी शीत एंड गर्म बोल सकते हो, गुनगुना, तो मीन शीतोष्ण। शीत जमा उष्ण मिलके बनता है हमारा शीतोष्ण। तो शीतोष्ण एरिया ऐसा होता है जो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ये ठीक ठीक एरिया रहता है। तो ये कौन सा एरिया होता है, ये होता है मकर रेखा से उत्तरी गोलार्ध की लाइन तक का, और ये यहाँ वाले कर्क रेखा से होता है उत्तरी गोलार्ध तक का एरिया। तो ये वाला जो आप बीच का एरिया देख रहे हो, ये हमारा शीतोष्ण एरिया कहलाता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 23.5 डिग्री दक्षिण से 66 डिग्री दक्षिण तक, और यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री तक। तो ये वाला एरिया होता है। थोड़ा सा नीचे पढ़ लेते हैं इसमें। तो टेम्परेट जोन बोला जाता है इसको इंग्लिश में, उसको टॉरिड जोन, इसको टेम्परेट जोन। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ऑब्वियसली आपको पता है कि ये डिवाइड करता है। और यहाँ पर का तापमान क्या होता है, मध्यम तापमान, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्म रहता है। आप खुद ही देखो, क्योंकि सन यहाँ पे ऐसे रहेगा तो ऐसे ऐसे इसकी टेढ़ी लाइटें पड़ेंगी इस पर, तो इतना ना ज़्यादा ठंडा है ना इतना ज़्यादा गर्म है, ठीक ठीक रहता है, ठीक है। अब एक बार लास्ट हमारा बच रहा है शीतोष्ण। शीत 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 से ही आपको समझ में आ रहा है, यानी कि ठंड, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया क्या होता है, पूरे वृत्त से 66 डिग्री उत्तर और दक्षिण से यहाँ तक लेकर के ये वाला जो एरिया रहता है, ये वाला, तो ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ना बर्फ़ से ही ढका रहता है। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, मीन्स इंसानों की तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया रहता है। तो ये रहा, क्योंकि मान लो सन यहाँ पर है तो यहाँ पे बिल्कुल टेढ़ी लाइट होती है, तिरछी लाइट, तो वो यहाँ तक ना पहुँच ही नहीं पाती है। तो बहुत कम सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुँच पाती है। इस वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया रहता है और ये हमेशा ना बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं शीत क्षेत्र, शीत कटिबंध।
तो शीत कटिबंध में क्या होती है, अत्यधिक ठंड और सूरज क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। क्षितिज क्या होती है, जब सूरज उगता है या सूरज डूबता है, तो सूरज कहाँ से उगता है, क्षितिज से। जैसे एक रेखा होती है ना प्रॉपर, क्षितिज से उगता है वहीं से डूबता है, तो क्षितिज से ही ऊपर जा ही नहीं पाता। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सो आई होप, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये जो पृथ्वी के ताप कटिबंध है आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम आगे जा करके और भी डिस्कस करने वाले हैं कि ताप कटिबंध जैसे उष्ण कटिबंध में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते रहते हैं, ठीक है, हमेशा आते हैं ये क्वेश्चन, तो हमें डिस्कस करना है। अभी फिलहाल हमने उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध पढ़ा और इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा देशांतर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पार्ट जो था हमारी अक्षांश से मिलकर के बना था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हमारा देशांतर। पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि देशांतर क्या होता है। तो ऑब्वियसली देशांतर क्या होता है, ये हमारी अक्षांश लाइन, ठीक है, अक्षांश को मैंने बताया जो लेटीट्यूड, लैंगिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी लंबा। तो ये जो लाइनें ऐसे होती हैं, जो लाइनें इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से ऐसे लंबी लंबी जो लंबी लाइनें रहती हैं हमारी अर्थ के ऊपर, इसको हम देशांतर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम देशांतर बोलते हैं। और अभी फिलहाल उस ऊपर की दो लाइनें छोड़ दो, उसको अभी थोड़ा सा बाद में समझाती हूँ। अभी हम इसको पढ़ते हैं कि देशांतर क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी व दक्षिण को मिलाती है वो हमारी देशांतर कहलाती है। तो आपको पता है जैसे कि ये हमारी अगर पृथ्वी है तो ये हमारा उत्तर है, हमारा दक्षिण है, तो जो इसको मिला रही है ऐसे करके, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये हमारी देशांतर होती है। और ये अर्धवृत्त होती है। अर्धवृत्त मतलब देखो मैं समझाती हूँ, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, तो हमने जब अक्षांश बनाई है तो हम इसको दोनों तरफ लेकर के जा रहे हैं ना, अक्षांश दोनों तरफ, तभी तो हमारे वृत्त बन रहे हैं। लेकिन जो हमारी देशांतर होती है, देशांतर कैसी होती है, इसको अब जरा ध्यान से समझना, दोनों में कंपैरिजन वाली बात आएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है, ये अर्धवृत्त होती है। अर्धवृत्त मतलब कि एक साइड ही रहती है। जैसे ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से हम देशांतर देनी शुरू कर रहे हैं, तो पूरे में देखो ये जाएगा ऐसे ऐसे, पृथ्वी के आगे भी रहेगा, पृथ्वी के मतलब जो साइड हमारा छुपा हुआ है ये उस साइड भी हमें दिखाएगा इस तरीके से। तो कुछ देशांतर लाइनें इस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो वो जो है हमारी अक्षांश लाइनें वो पूरे वृत्त पर जाती हैं, लेकिन जो देशांतर होती है वो अर्धवृत्त पर जाती है। मैं एक बार और क्लियरली डायग्राम बना देती हूँ, एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इसको लेकर के जाएंगे। सो आई होप आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये समझना आपको पेपर में बहुत ज़्यादा काम दिलाएगी। सॉरी, नीचे भी नहीं, पॉइंट एक जगह ही आके मिलेगा, मैं नीचे अलग कर दे रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। जैसे ये है, ये इस तरीके से है ना, एक ही जगह आकर के नीचे भी मिलेगा, ऊपर नहीं मिले, नीचे भी एक ही पॉइंट पे आकर के मिलेंगे सारी लाइनें। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा देशांतर जो है इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हमारा देशांतर होता है। अब क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए अक्षांश के साथ देशांतर की जानकारी आवश्यक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम किसी देश के कोई भी टाइम सिचुएशन कुछ भी जानना चाह रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, देशांतर के साथ साथ अक्षांश भी पता होना चाहिए और अक्षांश के साथ देशांतर भी। जैसे कि मैं एक चीज़ मान लेती हूँ, जैसे हम ये है अक्षांश है और ये देशांतर है, तो इंडिया करीब इस तरीके में पड़ता है, इधर की साइड इंडिया पड़ता है, ठीक है। तो एक देशांतर में रहने वाले जो क्या है, हम देखो वर्ल्ड में भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो आएंगे इंडिया के एक तरीके के बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिया वर्ल्ड में करेगा। तो इंडिया का टाइम क्या है, ये बीच वाला पॉइंट पता करने के लिए ना, ये ऐसे और ऐसे, ये बीच वाला पॉइंट पता करने के लिए हमें दोनों ही पॉइंटों को चाहिए, जहाँ पे ये मिलेंगे उस हिसाब से हम टाइम की स्थिति निकाल पाएंगे। तो डेफिनेटली भी टाइम निकालना हम सीखेंगे, वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पेपर में इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा था और मैं नहीं बता पाई थी। अब हम इसको समझ सकते हैं, देखो कैसे हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जैसे कि मान लो एक टोंगा और मॉरिशस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में ये एक टोंगा और मॉरिशस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर मैं मान लो यहाँ पे वर्ल्ड मैप लेती हूँ, ठीक है, तो ये जो है ना टोंगा और मॉरिशस एक ही अक्षांश पे पड़ते हैं। इधर पड़ता है टोंगा 20 डिग्री पर, 20 डिग्री साउथ में, और यहाँ पे पड़ता है मॉरिशस 20 डिग्री साउथ में। ये दोनों एक ही उस पर हैं, ये दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन आपको पता है इन दोनों के देशांतर अलग अलग होगी, क्योंकि इनके टाइम में ज़मीन आसमान का अंतर आने वाला है। वो किसकी वजह से आएगा, देशांतर का। ये देखो है तो वैसे एक ही अक्षांश पर इनके देशांतर अलग अलग होंगे। ये देखो इस तरीके से कुछ अक्षांश होंगे, देशांतर होंगे। तो ये जो एक देशांतर पर होंगे ना सारे देश, एक देशांतर पर रहने वाले सारे देशों का टाइम सेम होगा। जैसे कि जो मॉरिशस के देशांतर पर सारे जो देश आएंगे उनका टाइम सेम होगा, और जो टोंगा पे आएंगे उनका टाइम सेम होगा। लेकिन ये जस्ट बिकॉज एक अक्षांश पर है तो वो इसकी टाइम की स्थिति डिसाइड नहीं करेगा। मॉरिशस का टाइम होगा उसके देशांतर वालों की तरह, और टोंगा का टाइम होगा किसकी तरह,
उसके जो उसकी लाइन में देशांतर पर सारे देश आएंगे उनकी तरह। ठीक है, तो अक्षांश या देशांतर अकेले मिला करके कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते, टाइम का पता लगाने के लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत डेफिनेटली आप बहुत आराम से समझ जाओगे। देशांतर के बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है। अभी मैंने बताया अंशों, यानी कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है डिग्री। अक्षांश को हम डिग्री में नापते हैं और देशांतर को भी बोलते हैं ना, 4 डिग्री साउथ, 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर, डिग्री में ही नापते हैं। और जबकि हम टाइम निकालते हैं तो वो मिनट और सेकंड में भी आएगा डेफिनेटली। ज़रूरी नहीं है हर एक जो देश का टाइम है 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे ऐसे ही आए, मिनट और सेकंड में भी आएगा। तो हम मिनट के लिए एक ये डैश ऐसे करके और सेकंड के लिए डबल डैश का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो टाइम है 4 घंटे, देखो 3 मिनट और 15 सेकेंड, तो इस तरीके से है ना, 4 घंटे 3 मिनट 15 सेकंड, तो इस तरीके से हम दिखाएंगे। ये होता है हमारा टाइम दिखाने का तरीका। 4 डिग्री 4 डिग्री मतलब 4 मिनट, डिग्री जो भी अब हम चेंज करेंगे, अभी डिग्री हटा दो कंफ्यूज हो जाओगे। 4 घंटे 3 मिनट 15 सेकंड, इस तरीके से हम दिखाएंगे। ऊपर डैश और ये 2 लाइनें बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये अर्धवृत्त है, तो मैंने आपको बता दिया। जब आप देखोगे तो ये इस तरीके से आपके अर्धवृत्त बनेंगे और उसके मध्य की जो दूरी है ध्रुव की तरफ घटने लगती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर मिल जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो मैंने अक्षांश में आपको क्या समझाया, इनके जो वृत्त की दूरी होती है ना, ये बराबर रहती है, ये हमेशा बराबर रहेगी। लेकिन देशांतर में क्या होता है, देशांतर में ऐसे नहीं होता, इनके बीच की दूरी हमेशा घटती जाती है। जब उनके मध्य की दूरी है ध्रुव की तरफ घटने लगती है, देखो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर आ गए, देखो तो ये जो है ना देशांतर, ये देखो पास होते जाएंगे, ये पास होते जाएंगे, इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। ये जो इनके बीच की दूरी है, ये जो इसकी बात हो रही है, ये हमेशा घटती जाएगी। ध्रुवों की तरफ जाने पर ये हमेशा घटती, ठीक है, ये हमेशा घटती जाएगी। और एक चीज़ और है, और जहाँ पर ये आकर के मिल जाती है वहाँ पे दूरी शून्य हो जाती है, यहाँ पे दूरी शून्य हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई आकर के, तो इनके बीच में दूरी तो कुछ रह ही नहीं गई ना। तो इनके बीच की दूरी जो है कम होने लगती है वृत्त की तरफ, जैसे जैसे ये आएंगे, ये देखो इस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, है ना, ऐसे करके ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो दूरी इनकी शून्य हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, और जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं तो इनके बीच की दूरी जो है बढ़ती घटती जा रही है। और ये जो बीच में होती है सबसे ज़्यादा दूरी तब यहाँ पर होती है इनकी। ठीक है, और ये सभी देशांतर मिल जाते हैं। अक्षांश में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक तो बीच की दूरी बराबर होती है और इनका आकार छोटा होता जाता है। लेकिन देशांतर का आकार छोटा नहीं होता। जैसे देशांतर है ये इतनी की इतनी रहेगी, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही रहेगी। जैसे कि ये जो अक्षांश रहता है हमारा, इनके बीच की दूरी बराबर रहती है लेकिन आकार छोटा होता रहता है। लेकिन अक्षांश का ना ये सेम रहता है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है 5 ही रहेगा, 5 5 5 ही रहेगा, लेकिन इनके बीच का जो गैप है ना वो कम होता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा टिपिकल है समझने के लिए, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली क्या बताना चाहती हूँ मैं आपको, कि जैसे कि ये जो हमारा अक्षांश है तो इसका बीच की दूरी बराबर रहेगी लेकिन आकार इनका छोटा होता जाएगा। और देशांतर में क्या है, थोड़ा सा अपोजिट है इनका। ये जितनी भी हाइट है ना इनकी, ये जितनी भी इनकी हाइट है ये बराबर रहेगी, बस ये जो इनके बीच की दूरी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, बस यही था, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे अक्षांश में भी जोड़ दिया कि लंबाई इनकी समान होती है लेकिन अक्षांश की अलग अलग लंबाई होती है, जबकि इनकी लंबाई सेम रहेगी। ठीक है, ये था हमारा देशांतर का। अब जैसे कि हमने उनसे पढ़ा कि हमारे जो कटिबंध है जो अक्षांश की वजह से डिसाइड होते हैं वो हमने पढ़े। प्रमुख यमनोत्तर, एक बार ये थोड़ा मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बगल में लिख दिया कि अक्षांश की दूरी समान रहती है, आकार घटता है, ये मैं समझा दिया। और देशांतर की दूरी कम होती जाती है लेकिन इनकी लंबाई सेम रहती है, मीन्स इनका आकार सेम रहता है। अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने अक्षांश बनाया, तो ये जो कटिबंध में बांट रहा था हमने ये जोन पढ़े, इन जोनों के बारे में हमने पढ़ा। तो कुछ ना कुछ हमारी देशांतर से भी तो होता होगा, है ना, कुछ ना कुछ देशांतर से भी होता होगा, तो श्योर हम वो पढ़ने वाले हैं इसमें। तो ये हमने बनाया और ये हमारी देशांतर है। ठीक है, एक देशांतर है। अब हमको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही था। ठीक है, तो जो हमने क्या मान लिया, ग्रीनविच हमने क्या माना, राजकीय वेधशाला लंदन को प्रमुख मानकर इसके पूर्व व पश्चिम में देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। हमने क्या बोला, एक काल्पनिक लाइन है, आपको पता है पृथ्वी पर रियल में तो है नहीं, ये काल्पनिक है। हमने क्या बोला, जो बीच वाली लाइन है इसको 0 डिग्री मेडिरियन बोला है, 0 डिग्री या प्राइम मेडिरियन बोला है, इसको प्रमुख यमनोत्तर लाइन बोला है, जो ग्रीनविच से होकर के जाती है। ग्रीनविच में कहाँ के, जो राजकीय वेधशाला लंदन की ग्रीनविच से होकर के जा रही है। तो इसके पूर्व में कितनी देशांतर लाइनें होंगी और इसके पश्चिम में कितनी होंगी,
और इसके पूरब में कितनी होंगी, इस हिसाब से हम देशांतर रेखाओं की गणना करते हैं। तो राजकीय वेधशाला लंदन को प्रमुख मानकर इसके पूरब व पश्चिम में देशांतर रेखाओं की गणना करी जाती है। जो 100 डिग्री पूरब व पश्चिम देशांतर है वो एक ही रेखा पर स्थित है। मीन्स क्या कहना चाहता है, देखो आपको पता है पृथ्वी गोल है, हम यहाँ पे देशांतर रेखाएं खींचते रहे, तो जो ये जो इधर वाली लास्ट वाली लाइन होगी वो कहीं ना कहीं फोल्ड होकर के, मतलब मोड़ के तरफ अगर आप देखोगे तो एक ही जगह पे आ जाती है, तो वो एक ही है। मीन्स ये रहा 180 डिग्री पर पूरब पश्चिम, और 100 जो पूरब पर जो 180 डिग्री वाली रेखा है ना वो एक ही है। मीन्स ये दोनों लाइन एक ही हैं, ठीक है, एक ही पर स्थित होती है। अभी क्या है, एक देशांतर पर सभी क्षेत्रों का एक ही समय होगा। मीन्स क्या बात कह रही है, जैसे ये है, ये देशांतर है, तो इस देशांतर पर जो भी देश रहते होंगे ना इनका समय सेम होगा। यहाँ 5:30 तो यहाँ भी 5:30, यहाँ भी 5:30, 10 तो 10, 10, 10, 10, सब में सेम टाइम बनेगा। एक अक्षांश देशांतर वालों पर टाइम में फ़र्क किसकी वजह से आएगा, अक्षांश की वजह से। अभी हम वो भी समझेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो टाइम की है वो गणना कैसे करी जाती है, ठीक है। टाइम की गणना हम कैसे करते हैं, तो अब देखो ग्रीनविच ये जो है आपकी बीच वाली लाइन है, तो इधर अगर हमको ग्रीनविच है, इसको हम 0 डिग्री मान रहे हैं, अगर हम इसके पूरब में जाना है तो हम टाइम ऐड करेंगे, और अगर हमें पश्चिम की तरफ जाना है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। हमारे टाइम में से माइनस होता है ऑब्वियसली। जो ग्रीनविच का टाइम है एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, हम इसके इधर जाते हैं तो प्लस करेंगे, उधर जाते हैं तो माइनस। तो अभी हम अपना इंडिया का मान करके चलते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। हम कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टैंड करते हैं, इंडिया ना हमारा यहाँ पर है, तो इंडिया का है ग्रीनविच से मान लो इधर की साइड है, मीन्स किसकी साइड है, पूरब की साइड, तो ऑब्वियसली हम अपने टाइम को प्लस करेंगे। हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारा कितना रहता है, 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री उत्तर में है हम लोग उधर की साइड, तो ये क्या है, हमारा टाइम प्लस होगा, ठीक है, 82.5 डिग्री। अभी हमने पढ़ा 4 मिनट में 1 डिग्री है, यानी 1 डिग्री में हमको 4 मिनट टाइम बढ़ाना है। यहाँ पे तो 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री को पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, और वो आधा डिग्री था वो भी था, मतलब एक एन ऑन एवरेज लेकर के चल रही हूँ। अभी ये हो गया हमें 328 मिनट आगे बढ़ाना है, टाइम हमें कितना बढ़ाना है, 328 मिनट। तो 328 मिनट में अगर मैं डिवाइड करूँ कि कितने घंटे होते हैं इसमें, तो आप निकालोगे 120, 3, 4, 5 घंटे, 5 घंटे, और ऊपर से भी थोड़ा सा टाइम आ रहा है 28 मिनट। तो जब आप ये चेंज करोगे करीब करीब कितना आता है हमारा, 5.5 घंटे, क्योंकि आधा मैंने लिया नहीं है, 5.5 घंटे आएगा हमारा डिवाइड करने पर टाइम को। तो यानी हम क्या करते हैं, उस टाइम में 5.5 घंटे जोड़ देते हैं, तभी कहते हैं कि हमारा जो टाइम है ग्रीनविच के टाइम के आगे से 5.5 घंटे आगे है। तो इस तरीके से हमारा चलता है। जैसे जैसे हम इधर चलेंगे, जितना 1 डिग्री बढ़े तो 4 मिनट, 2 डिग्री बढ़े तो 8 मिनट, 5 डिग्री बढ़े तो 5 चौक 20 मिनट हमको टाइम में जोड़ना रहता है इस वाले टाइम से। तो ये इंटरनेशनल इस तरीके से होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो और आपके लिए वीडियो जो यूज़फुल रही हो, ठीक है। बाकी आप अपना जो सजेशन है प्लीज़ कमेंट में दीजिए, तो मैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करती हूँ।